Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the most important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before I begin, let's look at the comment box. So let's look at some question. Wealth GM90 ने पूछा सर सैंपल पेपर में जैसे थोड़ा अलग पैटर्न आया है तो पेपर पैटर्न भी वैसा ही होगा? इट्स कर्मा नहीं सही आंसर दिए, जस्ट सैंपल पेपर नॉट द ब्लूप्रिंट सो लेस प्रोबेबिलिटी. सो यस, हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. इतना ज्यादा परेशान ना हो सैंपल पेपर का पैटर्न देख के. अगर जिस भी तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी टाइप से प्रिपरेशन करते रहें. जो पहले का पैटर्न था उसी पेपर पैटर्न पे ही इस साल का या नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होने वाला है उसी पेपर पैटर्न पे आएगा, तो आप उसी को फॉलो करते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा वन लाइनर्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए. क्लैट प्रेप का मटेरियल आपके पास है तो आप उसके जो जीके मंत्रा होता है उसमें वन लाइनर्स बहुत सारे दिए हुए होते हैं. मोर ओवर जो बिकॉज सैंपल पेपर में चेंज हुआ तो उसके बाद हमने वन लाइनर्स हर पर्टिकुलर सेक्शन के एंड में भी देना स्टार्ट करा है, तो वहां से आप उन वन लाइनर्स पे फोकस कर सकते हैं. दैट्स इट, आपको उतना ही करना है उसमें. लूना लवगुड में पॉक्सो प्रोटेक्शन. ओके, सो ही और शी हैज आंसर्ड रिगार्डिंग पॉक्सो का फुल फॉर्म आयास, और ईयर मैंने पूछा था वो भी इन्होंने सही बताया. फर्स्ट इंडियन एशियन टू विन नोबेल प्राइज डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको मिला था, और किस नोबेल के लिए मिला था ये आपका आज का क्वेश्चन है. सो आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स. सर कैन यू एक्सप्लेन स्टार्ट ट्रीटी टाइमलाइन फ्रॉम स्टार्ट 1 टू न्यू स्टार्ट ट्रीटी विद देयर ईयर्स. सो यस, आपके ये आंसर्स के लिए मेरे को ये एक पर्टिकुलर डायग्राम मिल गया. सो इसी से आप देख सकते हैं कि 1970 ऑनवर्ड्स इन्होंने स्टार्ट करा था. एक एबीएम ट्रीटी है, एक आईएनएफ ट्रीटी है, फिर आपकी स्टार्ट वन आती है जो फर्स्ट टाइम आती है आपकी 1994 में. तो स्टार्ट वन जो है वो 1994 में स्टार्ट होती है और इसका टाइम पीरियड रहता है टिल 2009. सो ये ट्रीटी स्टार्ट करी जाती है. इट इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी. स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी जो इन दोनों के बीच में स्टार्ट होती है. 94 में इसका परव्यू आता है और 2009 तक एक्सटेंड कर करके ये आपकी होती है. फिर सॉर्ट करके एक ट्रीटी इन्होंने साइन करी थी 2003 में और 2011 तक था, और ये ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी बोलते हैं. सो योर सॉर्ट ट्रीटी इज ऑल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ मॉस्को. ओके, तो ये आपकी सेकेंड ट्रीटी हो जाएगी, इसी को स्टार्ट सेकेंड ट्रीटी बोलते हैं. उसके बाद 2011 के अंदर में हम न्यू स्टार्ट नाम से, तो न्यू स्टार्ट करके थोड़ा सा एक इसमें और स्टार्ट वन से भी ज्यादा हम आर्म्स रिडक्शन को और भी बेटर गोल्स के साथ हम स्टार्ट करना चाहते थे. 2011 में साइन की थी. इसकी एक्सपिरेशन 21 की थी, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2026 तक. सो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसका बिगिनिंग है 2011 और ये 2026 तक थी. बट इस साल एक अपडेट है, इस साल और लास्ट ईयर में अपडेट क्या था कि आपके रशिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है. रशिया है सस्पेंडेड दिस ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन. रशिया सेड कि मैं इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट नहीं करूंगा. नॉट स्टार्ट वन तो एक्सपायर हो चुकी है आपकी, 2009 का ही पीरियड था, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं किया गया. न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो 2011 में करी थी इसका टाइम पीरियड 2021 तक था. 21 में इन दोनों की सबमिट होती है. देयर डिसाइड कि हम इसको 2026 तक एक्सटेंड करेंगे. सो 26 तक ये ट्रीटी चलने वाली थी, बट रशिया ने इसको सस्पेंड कर दिया. रशिया ने बोला कि मैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी को फॉलो नहीं करूंगा. सो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन नाउ कि इन दोनों के बीच में वापस से कुछ आर्म्स रेस तो नहीं हो सकती है. एंड एक ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट वी शुड नॉट ब्लेम रशिया टोटली फॉर द ब्रीच ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी एंड एक्सेट्रा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज थी आपकी आर्म्स रिडक्शन की, नॉट जस्ट दिस, अलग अलग चीजों की लेके, जैसे ये आपकी ये इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल करके जो ट्रीटी वाली है. इन सब ट्रीटी के अंदर में भी उन्होंने कुछ आइडियाज लिए थे. इंटरमीडिएट जो आपकी ट्रीटी होती है न्यूक्लियर ट्रीटी, इसके अंदर में उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे कि हम इस लेंथ से, इस रेंज से ज्यादा की आपकी मिसाइल्स को नहीं क्रिएट करेंगे. बट वो चीज यूएसए ने पहले उस पर्टिकुलर ट्रीटी को नहीं फॉलो किया. बाद में रशिया डिसाइडेड कि आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू फॉलो इट. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया हर बार गलत करता है, बहुत बार यूएसए भी इस तरह से गलत करता है. ठीक है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी का, लेकिन बिकॉज यू आस्क्ड कि 2011 में स्टार्ट हुआ है, 2026 तक इसका टाइम पीरियड है और रशिया ने फाइनली इसमें सस्पेंशन कर दिया है. ओके, स्टार बेस 2R ने आपके सारे आंसर दिए. न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक, इसका हेडक्वार्टर शंघाई. यू शुड नो दिस कि आपका जो ब्रिक्स है इसका कहीं पे कोई हेडक्वार्टर नहीं है. ब्रिक्स का कहीं पे कोई हेडक्वार्टर नहीं है, पर ब्रिक्स बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर शंघाई में. बट लेट्स अगर क्वेश्चन आ भी जाते कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे, मान लेते गलत क्वेश्चन आ गया और नन ऑफ द ऑप्शन नहीं है, शंघाई ऑप्शन हो, तो शंघाई मार्क कर आना. ठीक है, बट अदरवाइज ब्रिक्स का कहीं पे कुछ हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है.
ओके, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर। सीवी रमन फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न। सीवी रमन हमने डिस्कस किया था, रमन इफेक्ट हमने एक्सेट्रा डिस्कस किया हुआ है पहले भी, और ही वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन इनको भारत रत्न मिला था। इसके अलावा 2 लोगों को और मिला था, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट हैज वेंट अहेड एंड आल्सो आंसर दैट पोर्शन आल्सो। पॉक्सो का फुल फॉर्म इन्होंने बताया, which is also correct, and the year has also been provided. Aditi Mishra again has answered first Indian to receive Nobel Prize, Rabindranath Tagore. Okay, so all of you are providing the correct answer. Purvai Bansal sir, could you please tell when was the Tapi pipeline started? Because somewhere it is showing 95, 2008, 2015. Also a lecture on syllogism using rules method if possible would be of great help. So Purvai, I'll just give ask the concerned faculty to take over this topic. If he or she हैज टाइम, हमारे पास टाइम की कमी होती है तो ही हम नहीं ले पाते हैं, हमारा इंटरेस्ट तो बहुत है आपको कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ा पाए, तो अगर पॉसिबल होगा तो ही और शी इज गोइंग टू टेक अ लेक्चर ऑल्सो। तापी पाइपलाइन मैंने नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए उसी के लिए प्रिपेयर करा है, सो ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो मार्क डाउन द इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर। ओके, Pranav Singh Rajawat, Maldives President Mohammad Muizu is correct. It's Karma. Rabindranath Tagore received first Nobel Prize for Gitanjali in Literature. Read with Mahi ने भी आपके आंसर दिए। शंघाई RNA का फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा था, तो RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आपका DNA का फुल फॉर्म क्या था? इफ यू नो दैट टुडे यू कैन मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ DNA। DNA का फुल फॉर्म क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, सो डू नॉट थिंक कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो ट्राई टू आंसर द फुल फॉर्म ऑफ DNA ऑल्सो। First Indian to receive Nobel Prize Rabindranath Tagore. C.V. Raman was first recipient of Bharat Ratna. Again correct दिए हैं माही ने भी आंसर। प्रणव के आंसर्स हैं NDB का हेडक्वार्टर, फर्स्ट इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर, C.V. Raman भारत रत्न, पॉक्सो का फुल फॉर्म एंड RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑल आर द करेक्ट आंसर। ओके, सो तापी पाइपलाइन से पहले एक बार लास्ट में पूर्वई ने आंसर जो दिए हैं सारे, ओके, सो she has already provided you the full form of DNA, deoxyribonucleic acid, which is again आपका जहां पे सारी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है, और उसका डीएनए का फुल फॉर्म होता है deoxyribonucleic acid. फर्स्ट नोबेल प्राइज लिटरेचर रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, also conferred on C. Rajgopalachari and R. Sridharakrishnan, and POCSO stands for Your Protection of Children from Sexual Offences Act, and 2012 is the year. So all of the answers have been answered correctly. ओके, सो तापी पाइपलाइन का आपने पूछा, तो तापी को याद करना बहुत सिंपल है। तापी वर्ड बनता है आपकी 4 कंट्रीज से, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो जैसे ही आपको ये बीच के ए और पी सुनाई देते हैं, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड की हाउ डिफिकल्ट इट इज टू हैव सच अ पाइपलाइन, जिसके अंदर में एक कंट्री तो इंडिया को अपना सॉन एनिमी मानता है और दूसरी कंट्री है जहां पे अब तालिबान रूल है। ऑल्दो जब ये पाइपलाइन इन्होंने सजेस्ट करी थी उस टाइम में अफगानिस्तान के अंदर में देयर वाज नो तालिबान, वहां पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट थी, वेस्टर्न सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, और पाकिस्तान के साथ भी हम कुछ रिलेशंस बेटर करने की ट्राई कर रहे थे। सो दैट टाइम इट वाज डिसाइडेड कि देयर कुड बी सम काइंड ऑफ पाइपलाइन, जिससे तुर्कमेनिस्तान के जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान एज वेल एज अ बिग आपका कंज्यूमर इंडिया को डायरेक्ट आप पाइपलाइन के थ्रू गैस कर सकते हो। सो उसी के लिए आपने तापी पाइपलाइन को इनिशिएट करा था। सो फर्स्ट टाइम इसका इनिशिएशन होता है 1990s में, बट हम एग्जैक्टली उस ईयर पे आएंगे इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि तापी का ईयर कौन सा है, सो यू आर गोइंग टू मार्क दैट पर्टिकुलर ईयर ओनली। तो आपका जो तापी पाइपलाइन है, अगेन गिलखिनिश गैस फील्ड जो है आपका, वहां तुर्कमेनिस्तान से ये आपका नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिगिन करेगा, अफगानिस्तान से मूव करेगा, पाकिस्तान में मूव करेगा और फिर इंडिया में आएगा। इसकी जो लेंथ है इट इज 1814 किलोमीटर्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर अराउंड 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस एनुअली। 33 बिलियन क्यूबिक मीटर की नेचुरल गैस हर साल इसका एक बेसिकली इसका टारगेट था जो करना चाहता है। क्या तापी पाइपलाइन आपकी एग्जिस्ट करती है? तो यस, तुर्कमेनिस्तान में उसका जो पूरा रेंज है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अफगानिस्तान अब इसमें वर्क स्टार्ट करा है इस साल 2024 के अंदर में। अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो तापी पाइपलाइन पर भी वर्क स्टार्ट करना स्टार्ट करेगी। इसके बाद अफगानिस्तान को 5%, पाकिस्तान और इंडिया को 47.5% ईच तुर्कमेनिस्तान यहां से गैस सप्लाई करता है डायरेक्टली, और ये 30 ईयर ऑपरेशनल पीरियड 30 साल के लिए यहां पे करते हैं। इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को हम और क्या जानते हैं? सो इट इज ऑल्सो नोन एज पीस पाइपलाइन। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, विच पाइपलाइन इज नोन एज पीस पाइपलाइन? सो इट इज योर तापी पाइपलाइन, ठीक है। सो बिकॉज यहां से रीजनल कॉपरेशन होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान चाहे तो इसका मिसयूज कर सकता है, बट इट इज बिलीव कि जब किसी भी दो कंट्रीज को कोई इकोनॉमिक फायदा होता है या कंट्रीज को इकोनॉमिक फायदा होता है तो वो यूजुअली बाकी जगहों में भी रिलेशंस को बेटर ऑफ करना चाहते हैं।
सो बिकॉज अगर हम तापी पाइपलाइन को सक्सेसफुल रखना चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो गोइंग टू अर्न समथिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पाइपलाइन, वो भी उसका कुछ चार्जेस लेगा इंडिया से, तो उस सबका अगर पाकिस्तान बेनिफिट चाहता है तो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो भी एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करें वहां पे, ठीक है। तो इसलिए इस पाइपलाइन को हम पीस पाइपलाइन कहते हैं, विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ द पाइपलाइन। सो एक अलग से कंपनी बनाई, तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड, एंड इसमें जो चारों कंट्रीज हैं आपकी तापी कंट्रीज हैं, ये इसका जॉइंट वेंचर है, सबका कुछ ना कुछ इसके अंदर में स्टेक है। सो फाइनली जो स्पेसिफिक आपने क्वेश्चन पूछा था कि इसका टाइमलाइन क्या है या इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी एक्सेट्रा, सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट मेनी ईयर्स, बहुत सारे आपको ईयर्स दिख रहे होंगे, आपके लिए सिर्फ एक ईयर इंपॉर्टेंट है विच इज योर 2010। तो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो है जहां से तापी पाइपलाइन की नींव रखी गई है वो है आपका 2010, जहां पे चारों मेंबर नेशंस ने जो हेड थे उन्होंने करा, ठीक है। 2010 में यू कैन सी कि 2010 के टाइम हम थोड़ा बहुत पाकिस्तान से भी बेटर रिलेशन करना चाहते थे। अफगानिस्तान के अंदर में भी देयर वाज अ वेरी स्टेबल अफगानी गवर्नमेंट, तुर्कमेनिस्तान और इंडिया तो आपके स्टेबल हैं, ठीक है। उसके बाद हमने गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करा 2010 में। सो अगेन आपसे मैक्सिमम ईयर ही पूछा सकता है, तो यहां पे भी 2010 ही हो जाता है। बायलैटरल गैस सेल एग्रीमेंट 2013 में, 2018 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर अफगानिस्तान। सो ऑल ऑफ दीज ईयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट द ओनली ईयर इंपॉर्टेंट फॉर अस इज 2010। सो एज ऑफ नाउ अगर तापी पाइपलाइन का आपको क्वेश्चन आ जाए और ईयर पूछ लिया जाए, सो देयर वुड बी ओनली वन आंसर, 2010. Okay, so remember this particular fact also. Okay, so with this we are done with the comment box, and now let's look at the important news from today's newspaper. So पहली न्यूज जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करी है, it is the obviously the नोबेल प्राइज जो आपका लिटरेचर के लिए मिला गया है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों में इसका कवरेज है। मोर ओवर आई वेंट थ्रू टुडेज बोथ द न्यूज़पेपर, और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में मेजरली जो पूरा न्यूज़पेपर है या तो वो आपके हिंदू से ही मैच करता हुआ है, या फिर पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर है आई वुड से कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू टाटा, रतन टाटा ओनली। पूरे के पूरे न्यूज़पेपर सिर्फ रतन टाटा से रिलेटेड ही न्यूज पे ज्यादा फोकस है, बट ऐसा नहीं है, एक दो न्यूज हमने इंडियन एक्सप्रेस से भी चूज करी है, बट मेजरली जो सारी हिंदू की न्यूज है वही आपकी इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो पहला आपका कि नोबेल लिटरेचर प्राइज किसको मिला है। सो अगेन आपके नोबेल प्राइजेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू वांट, आप 8th और आई थिंक 8 अक्टूबर को लास्ट जो हमने हिंदू एनालिसिस करा था उसके अंदर में हमने नोबल्स का हिस्ट्री एक्सेट्रा भी डिस्कस किया है। सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज वहां पे हमने नोबेल प्राइज की हिस्ट्री हर किसी कैटेगरी के इंडियंस के 10 आपके इंडियन विनर्स रह चुके हैं, कौन कौन रहे, किस किस फील्ड में रहे, क्या स्पेसिफिक उनके लिए हमें याद करना है, वो सब हमने डिस्कस करा है। तो वो जो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट। अब यहाँ पे नोबेल लिटरेचर किसको मिला है। सो 2024 का लिटरेचर प्राइज आपका नोबेल लिटरेचर मिला है हैन कैंको, जो साउथ कोरियन है। अब रिमेंबर दिस कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर नोवेल के लिए मिलता है, जैसे आपके बुकर प्राइज एक्सेट्रा होते हैं। वो प्राइज आपको, नोबेल प्राइज आपको एक पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं मिलता है, बट आपका जो पूरा कॉर्पस ऑफ वर्क है, पूरा का पूरा जो काम है उसके लिए, उसमें जो आपने डिफरेंट करा उसके लिए मिलता है। रिमेंबर दूसरी चीज, ये सिर्फ नोवेल्स के लिए नहीं मिलता है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये पोइट्री भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पहले और द ओनली इंडियन पर्सन जिनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जो आज कमेंट बॉक्स में हमने डिस्कस करा है, उनको भी उनके पोएट्री वर्क के लिए आपका नोबेल प्राइज मिला था। सो अगेन द क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज कि इनको उनके रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन से वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा वर्क था जिसके लिए उन्हें नोबेल लिटरेचर मिला था। अगेन रिमेंबर, ऑल्दो उस वर्क के लिए वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट वर्क था, बट नोबेल प्राइज जो होता है वो स्पेसिफिक एक किसी बुक के लिए, नोवेल के लिए नहीं मिलता राइटर को, उनका जो पूरा वर्क है उसके लिए भी मिलता है आपके। तो इनकी कुछ नोवेल्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे पॉइंटेड आउट भी करी गई है हर जगह पे। सो एक इनकी नोवेल है द वेजिटेरियन, एक है वी डू नॉट पार्ट, और एक है द व्हाइट बुक। सो रिमेंबर दीज 3 नेम। यूजली अगर उन्होंने नोबेल लिटरेचर पे या नोबेल पे प्राइज पूछा तो दे कैन आस्क यू द नोवेल्स ऑल्सो कि कौन सी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
नोबल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो 24 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैन कांग को मिला है। अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगेन इफ यू विल गो थ्रू द फर्स्ट नोबेल प्राइज का जो हमने पूरा स्लाइड डिस्कस करा था आपके उस क्लास में, तो वहां पे हमने सब डिस्कस करा, बट यहां पे मैं सिर्फ लिटरेचर का डिस्कस कर रहा हूं। सो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है ये स्वीडिश अकेडमी डिसाइड करती है। और रिमेंबर दिस, इट इज नॉट जस्ट फॉर योर नोबेल वर्क या आपका एसेस के लिए ही नहीं मिलता, ये आपका ये पोएट्री, प्रोज एक्सेट्रा वर्क के लिए भी आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल फॉर आवर इंटेंस प्रोज यहां पे उनको मिला गया है। और इंडिया के 2 विनर्स रह चुके हैं। रिमेंबर दोनों इंडियन सिटीजन्स नहीं है। वीएस नायपॉल इंडियन ओरिजिन के हैं, त्रिनादियन सिटीजन थे, बाद में ये आपके ये ब्रिटिश सिटीजन्स बन गए। तो ये ब्रिटिश सिटीजन है, नॉट एन इंडियन सिटीजन, बट इनका इंडिया से भी कनेक्शन है। और ऑब्वियसली वी नो आवर वेरी ओन रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट एशियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन द ईयर 1913 इटसेल्फ। 1901 में आपके नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे और 1913 में जस्ट आफ्टर 10-12 ईयर्स आपके एक इंडियन को भी नोबेल प्राइज मिल जाता है, विच इज रविन्द्रनाथ टैगोर फॉर हिज सेमिनल वर्क इन अ पर्टिकुलर बुक। और वो बुक आपको बतानी है, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे नोबेल लिटरेचर की बात हो गई। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं आपके। ओमार टू बी जम्मू कश्मीर सीएम एस एनसी लेजिस्लेटर गिव थम्स अप। सो अगेन इस न्यूज में आपके लिए कुछ फैक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थॉट कि आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि इंडिया में हम चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट करते हैं। सो प्रोसीजर क्या होता है? सो अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए। रिमेंबर इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो गए तो वो स्टेट बन जाएगा। रिमेंबर दिस कि ऐसा नहीं है कि अगर कहीं चीफ मिनिस्टर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वो स्टेट की क्वालिटी है। स्टेट एक अलग चीज है इंडिया में, यूटी एक अलग चीज है। स्टेट आपकी फेडरल गवर्नमेंट अलग से होती है, फेडरल अलग है, और आपका जो उसकी कॉन्स्टिट्यूइंग यूनिट्स है वो सारी अलग हो जाती है, और वो उनके पास में खुद की ऑटोनॉमी होती है। और यूनियन टेरिटरीज आपके फेडरल गवर्नमेंट के अंदर में ही आती हैं। बट हमने कुछ स्पेसिफिक ऐसे केसेस बनाए हुए हैं जिसमें यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ यूनियन टेरिटरी होता है, एंड प्लस यहां पे स्टेट एग्जीक्यूटिव भी आपको मिल जाएगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी मिल जाएगा। बट इनका जो मेन इनका आई वुड से कि जो इनका कंट्रोल होता है मेन, वो आपका फेडरल गवर्नमेंट में होता है, अनलाइक स्टेट जहां पे आपका जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो इंडिपेंडेंट होता है विद द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सेपरेट होता है। बट यहां पे कुछ ना कुछ ओवरव्यू जो रहता है, एक जो मेन पावर है वो सेंटर के पास में रहती ही है। तो रिमेंबर दिस कि जस्ट बिकॉज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो गए तो वो स्टेट नहीं बना है अभी तक, वो अभी भी यूनियन टेरिटरी ही है। और इट इज पॉसिबल टू हैव यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो द वन क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आंसर नाउ कि इंडिया के अंदर में कितनी ऐसी यूटीज हैं जहां पे आपको स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, टोटल कितनी स्टेट्स हैं, टोटल ऐसी कितनी यूटीज हैं जिनके अंदर में एक स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है आपके उसमें। और उन तीन ओके, सो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, जो 3 ऐसी यूटीज हैं आप उनका नाम बता दीजिए प्लीज मुझे। ठीक है, तो 3 है ऐसी, उनका नाम बता दीजिए आप। ओके, सो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर में जो आपकी मेजॉरिटी पार्टी होगी, जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी, या तो मेजॉरिटी पार्टी हो, और अगर कोएलिशन है या तो कोएलिशन गवर्नमेंट हो। सो कोएलिशन आई एम श्योर पहले शायद आप कई लोग मिस आउट कर गए होंगे, बट इस साल एनडीए जो है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का कोएलिशन है, उसने आपकी सेंटर में गवर्नमेंट बनाई है। और यहां पर भी आपके जो एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं आई है आपकी जम्मू कश्मीर में भी, तो वहां पे भी कोएलिशन ही आपकी गवर्नमेंट क्रिएट करी जाएगी। सो यूजुअली कोएलिशन इज अ ग्रुप ऑफ पार्टी जो साथ में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो यहां पे जो भी मेजॉरिटी या तो पार्टी या मेजॉरिटी कोएलिशन जो होगा, उसका जो लीडर होता है, जो ये लोग मिलकर लीडर डिसाइड करेंगे, जो ये लोग लीडर सेट करें। फॉर एग्जांपल यहां क्या है, एमएलएज यूनैनिमसली चूज पार्टी वाइस प्रेसिडेंट एज देयर लीडर। ठीक है, तो जितने भी आपके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो चूजन करके आए हैं बाय द दोज हु हैव बीन चोजन बाय द इलेक्टोरेट, वो यहां पे अपना लीडर इलेक्ट करेंगे। और फाइनली जो लीडर होगा उसको अपॉइंट कौन करता है? इट इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपका, ये अपॉइंट करेगा, यानी एलजी जिसको हम बोलते हैं, वो अपॉइंट करता है। एक मैं आपको पहले ही बताता हूं, दिल्ली इज अ एक्सेप्शन इन दिस केस। दिल्ली जो एक यूटी है, वहां पे जो सीएम होता है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। सो रिमेंबर, एक स्पेसिफिक केस है आपका दिल्ली का, जहां पे
जहां पे आपका चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। बाकी सब जगहों पे जो भी ऐसी यूटीज हैं वहां पे जो अपॉइंटमेंट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। और दूसरी चीज है स्वेरिंग इन सेरेमनी, ओथ टेकिंग, जहां पे आप ओथ लेते हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे, वो जो ओथ होती है वहां पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, वहां सिमिलैरिटी होती है। सो रिमेंबर, अपॉइंटमेंट यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, स्वेरिंग इन भी यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या पर्सन अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट यहां पे आपका प्रेसिडेंट एक्सेट्रा नहीं इन्वॉल्व होगा। और स्वेरिंग इन जो आपकी चीफ मिनिस्टर की होती है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही या उसका अपॉइंटेड कोई पर्सन कराएगा। सो रिमेंबर, दिल्ली के अंदर में चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है, बट स्वेरिंग इन जो है वो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करता है। और बाकी की जो दो यूटीज हैं वहां पे इट इज अपॉइंटमेंट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्वेरिंग इन इज आल्सो बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन केस ऑफ द अदर टू यूटीज। इसके बाद जब स्वेरिंग इन कंप्लीट हो जाती है, नाउ यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी, उसके बाद आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करवाते हो। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं आपके? तो ये जो सजेशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस बाय सीएम, चीफ मिनिस्टर ये सजेशन देता है और ये सीएम के सजेशन जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। ठीक है, दिल्ली के केस में अगेन डिफरेंट हो जाएगा, सीएम यहां पे प्रेसिडेंट को देगा बिकॉज अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां पे सजेशन बाय सीएम होता है। इसके बाद कब तक आपका चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट कर सकता है? सो जस्ट लाइक स्टेट यूटीज के अंदर में भी जब तक आपका चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है तब तक आपका चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू इन सर्विस रह सकता है। बट जैसे ही वो अपने लेजिस्लेचर्स का कॉन्फिडेंस लूज करता है, मतलब जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे उसके पास में मेजॉरिटी नहीं है, या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, एमएलएज हैं, जो वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं कि अब ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है ये प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट को, तो उस सिचुएशन में चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, अदरवाइज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है यूटीज के एक किसी पर्टिकुलर सीएम को अपॉइंट करने का। सो रिमेंबर, वैसे तो बहुत कुछ सिमिलर होता है बट मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, तो आई थॉट कि इसलिए यूटीज का कैसे अपॉइंटमेंट होता है इनका वो मैं आपको यहां पे अलग से बता दूं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। इंडिया बिड्स फेयरवेल टू टाटा। सो इंडिया ने अभी एक आई वुड से अ बिग लॉस फॉर इंडिया या एंड इंडियन पीपल, बिकॉज वन ऑफ द ग्रेट ऑफ योर इंडस्ट्रीज, उनकी अभी यहाँ पे उनका डेथ हो गया है और उसकी वजह से देयर वाज अ स्टेट मॉर्निंग बाय मेनी स्टेट्स। आपकी सारे जो आपके पॉलिटिशियंस थे, सारे जो सेलिब्रिटीज थे, इवन एवरी पर्सन जो थोड़ा बहुत भी इंडिया से गुड हार्ट रखता है, वो पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि अ वेरी बिग पर्सन हैज डाइड रिसेंटली एंड अब हमें उनकी जो उनसे हमें गाइडेंस मिल सकती थी वो शायद गाइडेंस अब हमें उनसे डायरेक्टली नहीं मिलेगी, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छे वर्क करके गए हैं। तो उनके बारे में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो शायद हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा चेयरमैन थे आपके टाटा सन्स या टाटा ग्रुप का जो मेन कॉन्ग्लोमरेट है, जो मेन उसका हेड है वो पूरा, उसका नाम है टाटा सन्स या टाटा ग्रुप, और ये 1991 में चेयरमैन अपॉइंट हुए थे एंड टिल हिज रिटायरमेंट इन 2012 ये वहां तक आपके कंटिन्यू एज चेयरमैन करा। 2016 में देयर वाज सम प्रॉब्लम, तो ये इंटरिम चेयरमैन रहे थे टिल अ न्यू चेयरमैन इज अपॉइंटेड। सो यहां पे एक इश्यू क्रिएट हो गया था, साइरस मिस्त्री करके एक पर्सन थे जिनको बनाया गया था 2012 के बाद में, बट देयर वर सम डिस्प्यूट या सम डिसएग्रीमेंट कि हाउ वी शुड रन दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो यहां पे उसके बाद आपके 2016 में वापस रतन टाटा बिकेम द इंटरिम चेयरमैन एंड देन वी हैव सम अदर पर्सन एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स ग्रुप। अब इन्होंने दो इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस करी थी, एक तो है जगुआर लैंड रोवर विच इज अ कार कंपनी, वेरी फेमस कार कंपनी, लग्जरी कार ब्रांड है। फोर्ड से इसको एक्वायर करी थी। JLR जो है वो यूके बेस्ड कंपनी, आपकी ब्रिटेन की कंपनी है 2008 में। और दूसरी एक बड़ा इक्वेशन था कोरस स्टील का, विच इज अगेन अ यूके बेस्ड स्टील कंपनी। ओके, एंड विद दिस एक्विजिशन योर टाटा स्टील बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट, not the largest but one of the largest steel company of the world। ओके, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। सो बहुत बार अगर स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए तो वहां पे अवार्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई हैव जस्ट पॉइंटेड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। ये बहुत ही ज्यादा कई जगह कई कंट्रीज ने इनको कई ऑनर्स दिए। आई हैव जस्ट मार्क डाउन द इंपॉर्टेंट वन जो शायद आपसे पूछा जाए। सो महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण आपका जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो जाता है आपका, वो इनको यहाँ पे ग्रांट हुआ है। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉल करी है कि इनको भारत रत्न भी इनको मिलना चाहिए, भारत रत्न भी मिलना चाहिए। इसके
अलावा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये भी इनको मिला हुआ है, असम वैभव जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम गवर्नमेंट का वो भी इनको मिला हुआ है, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023। सो दीज आर सम ऑफ द लेटेस्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स व्हिच हैव बीन गिवन टू रतन टाटा। ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपको ये पता होना कि कौन कौन से इनको अवार्ड्स मिले। सो कीप एन आइडिया अबाउट द अवार्ड्स व्हिच ही हैज रिसीव्ड। इसके बाद टाटा ग्रुप के, क्योंकि ये चेयरमैन थे, टाटा ग्रुप इज अ बिग ग्रुप, आपको एवरीवन नोज अबाउट द टाटा। तो यहां पे इसका फाउंडेशन कब हुआ था टाटा ग्रुप का? सो इनके जो परदादा जमशेद जी टाटा, उन्होंने 1868 के अंदर में इस पर्टिकुलर टाटा ग्रुप को फाउंड किया था। इसका हेडक्वार्टर का नाम क्या है? सो वेरी फेमस बिल्डिंग है बॉम्बे हाउस विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ टाटा ग्रुप। ठीक है, बॉम्बे हाउस इज द हेडक्वार्टर विच इज मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ टाटा ग्रुप। एंड अब आपके चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप कौन है? सो 2016 के बाद से आपके एन चंद्रशेखरन इज द करंट चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स। तो आपके बीच में आपके साइरस मिस्त्री वाज द चेयरमैन आफ्टर रतन टाटा, बट उसके बाद कुछ इश्यूज क्रिएट हुए तो उसके बाद से एन चंद्रशेखर जो है वो आपके एज अ चेयरमैन फंक्शन कर रहे हैं ऑफ टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके रिगार्डिंग रतन टाटा। ओके, आगे मूव करते हैं। मुरसोली सेल्वम फर्स्ट एडिटर टू बी रैप्ड इन तमिलनाडु हाउस नो मोर। अगेन ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थॉट यहां पे कुछ स्पेसिफिक इनका केस है कि 1992 में तमिलनाडु की स्टेट के अंदर में ऐसा पहला इंसिडेंट हुआ था कि किसी पर्टिकुलर न्यूज एडिटर को या न्यूज रिपोर्टर को यहां पे कंटेम्प्ट ऑफ स्टेट असेंबली की वजह से, बिकॉज पार्लियामेंट के कुछ प्रिविलेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ प्रिविलेज होते हैं, उसके ब्रीच के लिए इनको वहां पे कॉल किया गया था। तो पहला ऐसा इंसिडेंट तमिलनाडु का था। तो ये कंट्री का पहला नहीं, बट पहला तमिलनाडु का था। तो ये न्यूज यहां पे आई थी, इनकी डेथ हो चुकी है। सो दैट पर्टिकुलर न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसका जो कंटेक्स्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और क्या प्रिविलेजेस के ब्रीच होने पे पार्लियामेंट के पास में क्या पनिशमेंट की पावर होती है। सो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो कंट्री है वो सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव करता है, विच मींस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेटली। पावर्स की बजाय ये फंक्शंस कहना सही होगा कि तीनों के फंक्शंस अलग हैं और तीनों को एक दूसरे के फंक्शंस के अंदर में, पावर्स के अंदर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वर्क, एग्जीक्यूटिव अपने काम के लिए और जुडिशरी अपने काम के लिए। तो यहां पे लेजिस्लेचर अपना काम ढंग से कर पाए, हमने उसको कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए हैं, जिसमें से दो प्रिविलेज तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। एक तो है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें मेंशन है, और दूसरा यह है कि जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहीं पे आ जाएगा आपके प्रिविलेजेस, जो प्रोसीडिंग्स होती है इनको पब्लिश करने का जो राइट है, पब्लिशिंग का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लेजिस्लेचर को ही होता है। तो ये दो तो आपके मेंशन ही उसके अंदर में। उसके अलावा कुछ हमारे कस्टम बेस्ड आपके कुछ प्रिविलेजेस हैं, जिसमें से एक है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। तो रिमेंबर दिस अरेस्ट इज ओनली फॉर सिविल केसेस। तो जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, और 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर आप सिविल केसेस के अंदर में किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। बट रिमेंबर दिस, क्रिमिनल केस के अंदर में आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर क्रिमिनल केसेस। सिर्फ सिविल केस के अंदर में आपने एक प्रिविलेज उन्हें प्रोवाइड करा हुआ है ऑफ 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेशन आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। तो अगर लेजिस्लेचर कोई सीक्रेट मीटिंग करना चाहता है, सो इट इज द ऑप्शन टू रिमूव या एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स हु आर नॉट मेंबर्स। तो कोई अगर न्यूज़पेपर रिपोर्टर उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स को देखना चाहती है, पब्लिक उसको देखना चाहती है, बिकॉज अदरवाइज इट इज आवर राइट टू नो कि आपके पार्लियामेंट के अंदर में क्या चल रहा है। एंड इट इज फॉर दिस रीजन ओनली कि आपके जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनके लाइव टेलीकास्ट भी होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, बट यहां पे अगर वो सीक्रेट सेशन करना चाहे कोई नेशनल सिक्योरिटी या किसी स्पेसिफिक रीजन से, सो दे कैन होल्ड दैट आल्सो। तो ये भी उनका एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। इसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। सो इन केस कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई उनका स्टाफ या कोई कॉमन सिटीजन अगर कोई भी प्रिविलेज को ब्रीच कर देता है इनके, लेट्स से कि इनकी डिसरिस्पेक्ट शो करता है या कुछ यहां पे मिस रिपोर्ट कर देता है, पब्लिश गलत कर देता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हुआ था, तो यहां पे आपकी जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी के पास में ही आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के पास में ही पनिशमेंट का राइट होता है फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, जिसको हम कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं।
तो यहां पे रिमेंबर दिस, यहां पे कोई पर्सन या कोर्ट जो है या फिर जो आपके असेंबली है या आपका जो पार्लियामेंट है वो कोर्ट नहीं जाएगा पनिशमेंट के लिए, वो खुद से किसी पर्सन को वहां पे पेश होने के लिए बोल सकता है, प्रेजेंट होने के लिए बोल सकता है, एंड देयर ही और शी कैन or there the parliament or the legislative assembly can take action against those people also. So remember this, where we have the right to punish for breach of privilege, your legislative assembly has the right to punish for breach of privilege, जैसा इस particular केस में किया गया था. और very importantly यहां पे there is protection from judicial scrutiny. यहां पे जो भी एक्शन किया जाता है क्या उसको जुडिशली स्क्रूटनाइज करा जा सकता है? सो इसका मैं प्रॉपर आंसर आपको दूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे पहले सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती है, मतलब कि क्या पार्लियामेंट के पास पनिश करने की पावर है या नहीं है? सो आंसर वुड बी यस, एज पर द कोर्ट उनके पास में पावर है. बट वी ऑल्सो नो दिस कि आप एब्सॉल्व नहीं कर सकते हो जुडिशियल स्क्रूटनी से, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू आपका एक बेसिक फीचर है. तो यहां पे अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता है, फॉर एग्जांपल कि जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, जिस पर्सन को यहां पे ट्रायल किया जा रहा है कंटेम्प्ट के लिए, उसको यहां पे आपने राइट ऑफ फेयर हियरिंग नहीं दिया, प्रॉपर आपने उसकी हियरिंग नहीं करी है, या फिर देयर इज सम बायसनेस, यहां पे कुछ बायसनेस है, या जो एक पर्टिकुलर पर्सन के, अरेस्टेड पर्सन के या एक्यूज के राइट्स होने चाहिए, अगर उनको आपने प्रॉपरली केटर नहीं किया है तो वहां पे ड्यू प्रोसेस का ब्रीच हो जाएगा और यहां पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है. बट अदरवाइज अगर सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है या नहीं है और वो जो एक्शन लेते हैं क्या उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, आंसर वुड बी नो. ये आप जुडिशरी के आगे आंसर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. बट यस, अगर कोई यहां पे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, आपने सुना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यही मैंने आपको यहां दो ऑप्शंस बताए हैं. तो अगर इस टाइप का कुछ ब्रीच है वहां पे जुडिशियल स्क्रूटनी ऑब्वियसली इज पॉसिबल. ठीक है, तो बिकॉज ये पर्टिकुलर न्यूज है तो आई थॉट कि यहां पे आपको मैं ये चीज और समझा देता हूं, लीगल रीजनिंग के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा. ओके, आगे मूव करते हैं. टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस टू रीच पुडुचेरी सून. तो आपका टेली मानस जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मानस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. अगेन आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली आते हैं और आई वुड से वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज आपको सिर्फ ये MANAS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. M स्टैंड्स फॉर मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स. तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा प्लीज याद करने की आदत डालिए. इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 22. और बेसिकली ये है क्या? सो इट इज बेसिकली आ टेली मेंटल हेल्थ फैसिलिटी 24/7. तो आप नॉर्मली यहां पे कॉल कर सकते हो, आप इनके इंटरनेट के थ्रू इनको अप्रोच कर सकते हो. और अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, if you are facing some kind of depression, you want to talk to someone, तो आप सिंपली इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो. 14416 इज द हेल्पलाइन नंबर. अब मिनिस्ट्री यहां पे मैंने आपके लिए छोड़ी है, आपको मुझे बताना है कि टेलीमानस जो मिनिस्ट्री है ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, टेलीमानस जो आपका इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री के अंडर में हैंडल करा जाता है. सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. बट रिमेंबर इट्स अ वन लाइनर, काइंड ऑफ अ वन लाइनर, बट यू शुड नो कि टेलीमानस इज अ 24/7 टेली मेंटल हेल्थ फैसिलिटी. ऑब्वियसली इंडिया की तो हर चीज सब कुछ लार्जेस्ट स्केल पे होता है, तो लार्जेस्ट आपकी ये डिजिटल मेंटल हेल्थ फैसिलिटी है वर्ल्ड की. ठीक है, तो ये तो होना ही था. और हेल्पलाइन जो है वो है 14416 जो आप टेलीमानस के लिए यूज कर सकते हो. ओके ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं आपका. सो देयर इज अ पर्टिकुलर आर्टिकल, द ग्रूलिंग कोर्स ऑफ लिटिगेशन इन इंडिया. और आपकी जो प्रेसिडेंट है वो एक पर्टिकुलर सेमिनार में गए थे एंड वहां पे उन्होंने एक स्पीच दिया एंड हियर शी इज टॉकिंग अबाउट अ ब्लैक कोट सिंड्रोम. सो ये आर्टिकल इज वेरी गुड, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल की वाई देयर इज सो मच डिले, वाई देयर इज तारीख पे तारीख इन योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसके हमें क्या क्या सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं. क्या हमें सिर्फ डिजिटल ही इसका सॉल्यूशन है कि हमें सब कुछ ट्रैकिंग पे कर देना चाहिए, सब कुछ डिजिटलाइज कर देंगे, सब कुछ हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने लग जाएंगे, तो क्या वही सॉल्यूशन है? या फिर देयर इज अ होलिस्टिक, आपको इसके लिए प्रोसीजर चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें सबसे मेजर स्टेप इन्होंने बोला है कि यू नीड टू टेक बिहेवियरल स्टेप्स. तो बिहेवियरल चेंज जो आपको लाना पड़ेगा लिटिगेंट्स के अंदर में, जजेस के अंदर में एंड ओवरऑल सिस्टम की थिंकिंग में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच हैज बीन डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पैसेज. सो आई थॉट कि इफ यू आर फॉरगेटिंग टू रीड
दिस पर्टिकुलर पैसेज आई शुड एटलीस्ट कवर कि ब्लैक कोट सिंड्रोम जो उन्होंने ही आपके द्रौपदी मुर्मू ने इस टर्म को कोट करा है इसमें, ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है। सो एज अ फ्यूचर लॉयर, एज यू आर ट्राइंग टू बिकम अ लॉयर, यू शुड नो कि आपके जो लॉयर्स होते हैं यूजुअली ब्लैक कोट पहनते हैं। सो ब्लैक कोट सिंड्रोम इज बेसिकली कि लोगों को डर लगता है आपके किसी भी जुडिशियल सिस्टम को अप्रोच करने में और लॉयर्स को अप्रोच करने में। एंड इफ यू विल आस्क योर फैमिली मेंबर्स, इफ यू विल आस्क अदर्स पीपल, मोस्ट प्रोबेबली आप लॉयर बनने के बाद आपको ये सिंड्रोम नहीं होगा, दो लोगों को शायद आपसे होना स्टार्ट हो जाए, बट वी ऑल्सो नो दिस वेरी मच, दिस इज वेरी ट्रू कि आपके बिकॉज क्रिमिनल सिस्टम के अंदर में आपको टाइम बाउंड कुछ रिलीफ नहीं मिलता है। मेनी अ टाइम जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट। सो ये एक बहुत फेमस लाइन है कि जुडिशियल सिस्टम में कोई पर्सन आपको परेशान करने के लिए आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर देगा एंड अब आप सिर्फ चक्कर ही काटते रह जाओगे, आपको ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, आपको रेगुलरली आपको हियरिंग पे जाना पड़ रहा है, आपको लॉयर्स की फीस पे करनी पड़े, आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो जो प्रोसेस इटसेल्फ है वही आपके लिए पनिशमेंट हो जाता है। फाइनल पनिशमेंट तो उसमें मिले ना मिले उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो बिकॉज इससे प्रॉब्लम होती है, तो ब्लैक कोट सिंड्रोम इज बेसिकली इट इज द रिलेक्टेंस ऑफ पीपल टू अप्रोच द जुडिशरी ड्यू टू द फियर ऑफ लीगल डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो वी आर वेरी मच अवेयर कि आपके जो स्पेसिफिकली प्रोसीजरल लॉज हैं, जो अभी हमने क्रिमिनल लॉ का तो चेंज करा बट स्टिल इट्स वेरी मच सिमिलर ओनली, तो जो आपका BNSS आया है एंड प्लस आपका जो CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड लॉज हो जाते हैं आपके। यू नीड प्रॉपर जुडिशियल माइंड टू अप्लाई सच काइंड ऑफ लॉज, इसीलिए आप इतना पढ़ाई करते हो तब जाके आप लॉयर बन पाते हो। बट कॉमन मैन के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि उन कॉम्प्लिकेशंस को वो हैंडल कर पाए। मोर ओवर कॉम्प्लिकेशंस को वो समहाउ ओवरकम भी कर लेता है, तो देयर आर अननेसेसरी लीगल डिलेज, अननेसेसरी डिलेज होते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है। तो यही जो लोगों का डर है, इसको आपके द्रौपदी मुर्मू ने नाम दिया है ब्लैक कोट सिंड्रोम। और ये जो कंसेप्ट है इन्होंने डिराइव करा, एक ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट होता है। एंड यू इफ यू हैव सम फोबिया ऑफ डॉक्टर्स, तो यू वुड से कि इसको हम बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम या व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, विच इज बेसिकली कि जब भी कोई पेशेंट होता है, मेरी एक रिलेटिव भी ऐसी है, मेरी बुआई, जिनको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है डॉक्टर का नाम सुनते ही, जैसे ही वो किसी हॉस्पिटल वो पहुंचते हैं, तो यू वुड गो, तो आपको देखोगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर में। तो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग एंड वी ऑल्सो नो कि इन्होंने जो यहाँ पे ये नया टर्म निकाला है ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये भी बहुत ही कॉमन है। वी आर ऑल्सो अवेयर कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड जस्टिस फ्रॉम योर लीगल सिस्टम। तो प्लीज नो दिस ब्लैक कोट सिंड्रोम। हो सकता है कि स्पेसिफिकली इसी पे ही कोई आपका क्वेश्चन बन के आ जाए, जीके नहीं तो लीगल में, या लीगल नहीं तो इंग्लिश या लीगल लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे आपके द यूके एंड लिविंग लेसन्स फ्रॉम द इंडियन ओशन। तो यहां पे मालदीव्स के जो मोहम्मद नशीद हैं, ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है यूके को लेके, और अभी जो एक रिसेंटली रिपोर्टेड इंसिडेंट है जिसके अंदर में यूनाइटेड किंगडम, हमारे अर्सवाइल रूलर्स इंडिया के, उन्होंने एक पर्टिकुलर शागोस आर्किपिलागो जो है, आर्किपिलागो या आर्चिपिलागो क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्चिपिलागो इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो चागोस करके आपका एक आइलैंड या आर्किपिलागो ग्रुप था, इसको वापस से सीड कर दिया है टू मॉरिशस। अब मैं आपको एक बार बस इसका कंटेक्स्ट यहां पे इतना सही है कि मालदीव्स भी जो है ये क्लेम करता है, और इन्होंने इस पर्टिकुलर जो इनका आर्टिकल है इसमें उन्होंने ये क्लेम करा है, इन्होंने कुछ एविडेंस प्रोवाइड करे हैं कि ऑल्दो यहां पे यूके ने इसको मॉरिशस को सीड करा है, बिकॉज लास्ट जब ब्रिटेन इसका सॉवरेन होल्डर बना था, इससे पहले ये मॉरिशस के कंट्रोल में था। बट यहां पे ये ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं कि सिंस 1930s, एटलीस्ट टिल 1930s, इट वर द मालदीवियंस, और मालदीवियंस के बहुत पास में, ये 300 माइल्स अवे ही है इनका। तो it was the Maldivians which were having control of the Chagos archipelago. So although ये सिर्फ इनका एक आर्ग्यूमेंट है, बट एज ऑफ नाउ इंटरनेशनली जो आपका चागोस आर्किपिलागो है, ये आप हमेशा से हर कोई इसको मॉरिशस का ही पार्ट मानता था। सो यहाँ पे फाइनली यूनाइटेड किंगडम ने आपके डीकॉलोनाइजेशन मूवमेंट के अंदर में एक और अब जाके 2024 में स्टेप लिया है, एंड विच इज, तो इन्होंने जो चागोस आर्किपिलागो के जो आइलैंड ग्रुप है उसको सीड कर दिया है। बट उस चागोस आर्किपिलागो में से एक आइलैंड है जो अभी भी यूके ने अपने पास में रखा है, विच इज डिएगो गार्सिया आइलैंड। सो ये स्पेसिफिक आइलैंड ग्रुप है जो एक मिलिट्री बेस बन चुका है। सो इट्स अ मिलिट्री बेस जिसपे सॉवरेन कंट्रोल यूके का है, बट इट्स अ मिलिट्री बेस ऑफ यूएस।
यूके भी है, यूएस भी है। रिमेंबर दिस, मिलिट्री बेस में तो दोनों का है, सॉवरेनिटी इसमें यूके की, डिएगो गार्सिया आइलैंड। तो इंडियन ओशन के अंदर में बिल्कुल सेंटर में जाके आप अगर मैप पे चेक करोगे, यू वुड सी कि डिएगो गार्सिया एकदम इंडिया के यहां कहीं पे पड़ता है, तो बिल्कुल सेंटर में, कहीं भी नहीं, चारों तरफ पानी है और यहां पे एक डिएगो गार्सिया है। तो यहां से यू कैन सी कि यूएस के लिए इट्स बिकम इजी फॉर कीपिंग एन आई ओवर व्हाटएवर मूवमेंट इज हैपनिंग इन द इंडियन ओशन। तो डिएगो गार्सिया आइलैंड जो है, और मॉरिशस ने एग्री करा इस पर्टिकुलर आइलैंड की सॉवरेनिटी उन्होंने यूके को दी है। अब यहां पे हिस्ट्री ऑफ चागोस आर्किपेलागो है। सो रिमेंबर दिस कि इसको आपके फ्रेंच जो थे आपके 1715 में मॉरिशस को कॉलोनाइज करा था और चागोस आइलैंड भी उन्होंने साथ में करा था। तो 1715 में जब फ्रेंच ने मॉरिशस के साथ चागोस आइलैंड को ऑक्यूपाई करा, मालदीव्स वाज इन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो यहां पे मॉरिशस जो है वो चागोस के साथ जुड़ गया। और यहां पे मोहम्मद नसीद कहते हैं कि पहले चागोस आइलैंड जो था, जब आपके सल्तनत एक्सेट्रा होती थी, तब चागोस आइलैंड, मॉरिशस नहीं, आपका चागोस आइलैंड वाज पार्ट ऑफ द मालदीवियन आइलैंड्स। ठीक है, इसके बाद यूके ने इसको कंट्रोल लिया 1814 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के थे, ही लॉस्ट हिज वॉर, या फ्रांस लॉस्ट हिज वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटेन। तो यहां पे ये पर्टिकुलर जो रीजन है वो यूके ने अपने कंट्रोल में लिया। और 1965 में यूके ने इसको एक ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, सो ब्रिटेन की जो ओवरसीज टेरिटरी है, उन्होंने उन सबको इकट्ठा करके एक बनाया BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, जिसमें से चागोस आइलैंड वाज अ मेजर पार्ट। तो ये एक मेजर पार्ट बने BIOT का। बट यहां पे क्या होता है, आपका 2019 में ICJ की एडवाइजरी ओपिनियन आती है। रिमेंबर, ICJ की एडवाइजरी ओपिनियन नॉन बाइंडिंग होती है, इट्स इन द नेम, इट्स एन एडवाइस। बट यहां पे आपका ICJ एडवाइस करता है यूके को कि आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चागोस आर्किपेलागो विद इन 6 months। यहां पे आपका इंटरनेशनल कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट या UN कोर्ट बोलते हैं, वो यहां पे ऑर्डर करता है आपके यूके को कि यू हैव टू विड्रॉ, यूनिलैटरली विड्रॉ फ्रॉम द चागोस आर्किपेलागो, बिकॉज आपने जो 65 में आपने मॉरिशस के साथ में जो एग्रीमेंट करा था कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं और उसके बदले में आइलैंड रहा हूं, वो जो एग्रीमेंट था वो वाइड था। इस तरह से आप सॉवरेनिटी एक्सचेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट अ प्रॉपर पावर मिक्स। यहां पे पावर का गैप है दोनों के बीच में, तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। तो फाइनली यूके हैज डन सम गुड थिंग, और यहां पे जो चागोस आर्किपेलागो है, जिसमें आपका एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंप्रिंट था, उसको वहां से उसने अपना हाथ वहां से रिमूव कर दिया। मॉरिशस का क्लेम क्या था, तो चागोस था वो मॉरिशस से अटैच था सिंस फ्रेंच टाइम। सो ब्रिटिश कॉलोनी बनने से पहले आपका ये मॉरिशस का पार्ट था, तो इसलिए मॉरिशस को क्लेम करता है। मालदीव्स का एफिलिएशन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो ये चागोस आर्किपेलागो वाली जो न्यूज है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर लीगल रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। ओके, तो ये आर्टिकल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इफ यू हैव डन दिस पार्ट। ठीक है, तो इतना कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स हिज्ब उत तहरीर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हिज्ब उत तहरीर करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी बेरूट जो है, अब अगेन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, इट बिकम्स अ टास्क फॉर यू। बेरूट इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री, और वहां की ये बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको आपकी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एग्जैक्टली होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है। उसने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा है। अब यू शुड नो दिस वेरी वेल, वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर आल्सो, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, सो वी आर डिस्कसिंग इट अगेन। आपका जो पर्टिकुलर आपकी जो गवर्नमेंट होती है, ये डिक्लेयर करती है किसी टेररिस्ट इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को अंडर योर UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसके अंदर में ये आपका डिक्लेरेशन करती है। UAPA है जो 1967 में इनेक्ट किया गया था, तो ये ईयर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड रिमेंबर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके, कि इसके अंदर में इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज किया जा सकता है, और अगर जो क्राइम अगेंस्ट इंडिया है वो अगर आउटसाइड इंडिया भी होता है, तो उसके अगेंस्ट में भी आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, और मेजरली यहां पे किन चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड टेररिस्ट एक्ट्स को, जो यहां पे फंडिंग है, कमीशन है या सपोर्ट है, फंडिंग भी अगर कोई कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं बट फंडिंग कर रहा है, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है या कमीशन कर रहा है किसी एक्ट को, टेररिस्ट एक्ट्स को या अनलॉफुल एक्टिविटीज को, तो ये सारे इसमें कवर्ड है। रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे गए कि पहला, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि आप इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, पहले सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशंस को कर पाते थे, और ये डेजिग्नेशन होम मिनिस्ट्री करता है। इसके अलावा आपका जो डायरेक्टर जनरल है NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आपकी सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, मेन एजेंसी जो टेररिज्म के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशंस करती है, वो NIA है, और उसको आपने पावर दी है टू सीजर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो।
तो अगर एनआईए किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो डायरेक्टर जनरल सिंपली किसी भी प्रॉपर्टी को सीज या अटैच कर सकता है इफ इट बिलीव्स कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अनलॉफुल एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्ट्स के लिए यूज करी जाती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर केसेस एनआईए को जो पावर दी गई थी वो पर्टिकुलर यूएपी के अंदर में हमने 2019 में एनआईए को प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा एनआईए इज द established under NIA Act, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। इट इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो ये वाला पॉइंट है जो आपको अच्छे से करना है। ओके, इंडिया आसियान नेशंस लुक एट लिंकिंग पेमेंट सिस्टम। सो अभी आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो लाओस गए हुए हैं बिकॉज वहां पे आपकी 21st आसियान इंडिया समिट है। वेरी सून यहाँ पे आसियान समिट होगी, आपकी ईस्ट एशिया समिट भी होगी। तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी बिकॉज आसियान समिट और आसियान जो ग्रुपिंग है ये इंडिया के लिए एज वेल एज फॉर क्लैट एग्जाम इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो बेसिक फैक्ट्स हम यहाँ डिस्कस करें। 21st एडिशन था आसियान इंडिया समिट का। सो सिंपली आसियान समिट पूछी जा सकती है इन द ईयर 2024 का जो समिट है आपका, इसका कहां पे लोकेशन? सो इट्स इन द कैपिटल ऑफ लाओस वियंटियन, जहां पे ये पर्टिकुलर समिट होल्ड करी जा रही है। आपकी आसियान समिट एक्सेट्रा और आल्सो गोइंग टू टेक प्लेस हियर ओनली। आसियान जो है ये 10 कंट्रीज का ग्रुपिंग है। इफ यू वांट टू नो कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो तो एलसीएम, टीवी, सिम, बिप, बीपी, ठीक है, ये 10 कंट्रीज हैं आपको, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान ग्रुप। तो इस पर्टिकुलर निमोनिक से आप इन पर्टिकुलर 10 कंट्रीज के नाम को याद कर सकते हो। इट इज रिमेंबर इट इज नॉट रिलेटेड टू इट, इससे रिलेटेड नहीं है बिकॉज यहां पे हमने क्या डिसाइड करा है इंडिया और आसियान ने कि हमारे जो पेमेंट सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया का वेरी फेमस यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें हम जस्ट यूजिंग अ क्यूआर कोड और या फिर सिंपली मोबाइल नंबर पे हम एक दूसरे के पैसा सेंड कर सकते हैं। तो पेमेंट सिस्टम जो आसियान कंट्रीज है उनको हम लिंक करने वाले हैं। तो यहां पे प्रोजेक्ट नेक्सस भी एक आपका स्टार्ट हुआ था विच इज बाय BIS, ठीक है। तो ये एक बैंक है। अब आपको बैंक का मुझे हेडक्वार्टर बताना है। इट्स एन इंटरनेशनल बैंक, यूरोप में कहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। इसका ये इनिशिएटिव था। इसके अंदर में 4 आसियान कंट्रीज और इंडिया, 4 आसियान कंट्री टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है आपका कार्स में, उससे आप इस पर्टिकुलर एक्रोनिम को याद कर सकते हो, TPMS और इंडिया। वैसे भी याद हो जाएगा TPMS। तो ये 4 कंट्री जो आसियान के मेंबर्स हैं और प्लस इंडिया, ये प्रोजेक्ट नेक्सस का पार्ट बने हैं। दिस इज बेसिकली लिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम ओनली। अब 21st में हमने क्या स्टार्ट करा है, 21st आपकी आसियान समिट में हमने क्या डिसाइड करा है कि हम इंडिया के साथ सारी कंट्री जो है सब अपना डिजिटल पेमेंट को यहां पे इंटीग्रेट कर लेंगे, विच मींस your exchange of currency or exchange of money between ASEAN and India is going to become very easy, ठीक है। तो आपके लिए ये एक स्पेसिफिक अपडेट हो जाएगा। रिमेंबर प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो आपका इस आसियान समिट से रिलेटेड नहीं है। आई एम जस्ट कनेक्टिंग प्रोजेक्ट नेक्सस विद योर द इनिशिएटिव ऑफ लिंकिंग पेमेंट सिस्टम व्हिच टुक प्लेस इन आसियान इंडिया। इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, वो डिफरेंट टॉपिक, दिस इज डिफरेंट। ओनली थिंग व्हिच आई हैव आस्क्ड यू, इसकी जो पर्टिकुलर बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इंडिया और TPMS जो है ये इन्होंने प्रोजेक्ट नेक्सस के मेंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट, कैन इंडिया एस्केप मिडिल इनकम ट्रैप? सो आई एम श्योर ये जो क्लैट प्रेप के स्टूडेंट्स हैं, इफ दे हैव डन देयर इकोनॉमिक्स क्लास प्रॉपर्ली, वहां पे हम मिडिल इनकम ट्रैप भी करते हैं। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज मिडिल इनकम ट्रैप? तो आप एज एन इकोनॉमी, एक कंट्री की तरह आप या तो लो इनकम कंट्री हो सकते हो, या आप मिडिल इनकम कंट्री हो सकते हो, या फिर आप हाई इनकम कंट्री हो सकते हो। सो जो वर्ल्ड बैंक है वो कंट्रीज को इन 3 पोजीशंस में डिवाइड करता है। आप लो इनकम को आपकी लीस्ट डेवलप कंट्रीज की तरह ट्रीट कर सकते हो। मिडिल वुड बी बेसिकली योर डेवलपिंग कंट्रीज, एंड हाई इनकम कंट्रीज वुड बी योर डेवलप कंट्रीज। तो आप इस तरीके से भी इनको समझ सकते हैं। तो आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो एक रिपोर्ट निकाल के लाता है जिसका नाम होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो एक ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर बन जाता है बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2024। एंड इस रिपोर्ट ने यहां पे करा है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज मिडिल इनकम ट्रैप? तो ये क्या है कि कंट्रीज के लिए फ्रॉम लो इनकम टू मिडिल इनकम बन पाना तो बहुत इजी तो नहीं कहेंगे, बट यहां पे तो बहुत सारी कंट्रीज अगर प्रॉपर स्टेप्स लेती हैं सो दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम अ लो इनकम कंट्री टू अ मिडिल इनकम कंट्री।
बट मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्री बनना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपके जो सारे नक्षत्र हैं वो सही होने चाहिए, तब जाके आप मिडिल इनकम से एक हाई इनकम कंट्री बन जाते हो। ये आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 या इसके पुरानी रिपोर्ट, वी न्यू इट सिंस 1960s की अगर कोई कंट्री मिडिल इनकम कंट्री बन जाते, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मिडिल इनकम से अब उनको अगर वो जंप करना है हाई इनकम का, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम। और यहां पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि लास्ट 30 इयर्स के अंदर में बहुत सारी कंट्रीज देयर आर इन द लास्ट 30 इयर्स, इसमें से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लो से मिडिल इनकम पे तो आई, बट मिडिल इनकम से हाई इनकम पे पहुंचने वाली सिर्फ ऐसी 34 कंट्रीज हैं। सो सारी कंट्रीज नहीं कर पाई, सिर्फ 34 कंट्रीज का एग्जांपल है हमारे पास में जो मिडिल इनकम से हाई इनकम कर पाए थे, बट अदरवाइज बाकी सब मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज मिडिल इनकम ट्रैप? सो मिडिल इनकम ट्रैप रेफर्स टू द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एज इकोनॉमीज रीच मिडिल इनकम स्टेटस। और एक इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर जनरेशन लो इनकम से, एक या दो जनरेशन लो इनकम से मिडिल इनकम में लगती हैं, और जब वो थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी देखते हैं वो थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं। दे फील लाइक कि अब हमें एंजॉय करने का टाइम, और वो थोड़ा सा क्या है लेथार्जिक होने के बाद काम कम कर देते हैं, थोड़ा सा फोकस लूज कर जाते हैं कि ठीक है अभी हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास ये तो है, हम इसको एंजॉय करते हैं, नहीं तो हमें काम ही करना है क्या। तो उस वजह से क्या होता है, कई बार आप मिडिल इनकम ट्रैप में पहुंच जाते हो, विच इज बेसिकली स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एज इकोनॉमीज रीच आप मिडिल इनकम स्टेटस। एक स्टेटस पहुंचने के बाद आप थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हो। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या क्राइटेरिया यूज करा है, तो आई एम गिविंग यू बोथ क्राइटेरियाज, विच इज कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की या इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम यूएस के 11% पर कैपिटा इनकम के बराबर हो जाती है, तो उसको मिडिल इनकम कंट्री मानना स्टार्ट कर दिया जाता है, विच इज बेसिकली इकोनॉमीज विच हैव अ पर कैपिटा इनकम बिटवीन $1200 से लेके $13,000 तक। $1,200 to $13,000 के बीच में अगर पर कैपिटा इनकम है किसी कंट्री की, तो उसको हम मिडिल इनकम कंट्री मानते हैं। और इंडिया ऑल्सो फॉल्स समवेयर इन बिटवीन ओनली, और ये इसका लोअर पॉइंट है और ये इसका हायर पॉइंट है। 13,840 यानी 14,000 क्रॉस करते यू आर अ हाई इनकम कंट्री, यू हैव बिकम नाउ अ डेवलप्ड कंट्री पर कैपिटा इनकम बेसिस के ऊपर पे। और यही आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2024 का, ये इसी पर्टिकुलर पॉइंट को कोट करता है। और ऑब्वियसली इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि आपके 30 इयर्स में सिर्फ 34 कंट्रीज बन पाए हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो वी न्यू द सॉल्यूशन आल्सो, सॉल्यूशन भी हमें बहुत टाइम से पता है, बट इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। व्हाट इज दिस सॉल्यूशन? तो इसको बोलते हैं हम 3I अप्रोच। 3I अप्रोच क्या है? 3 I's है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट करिए, इन्फ्यूजन करिए और इनोवेशन करिए। और व्हाट आपको इन्वेस्ट क्या करना है, कहां करना है, इन्फ्यूजन कहां करना है, क्या करना है, और इनोवेशन कहां करना है, क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो तीनों में ही आपको ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको ग्लोबल टेक्नोलॉजीज आपकी इकोनॉमी के सेक्टर्स में इन्फ्यूज करनी है, आपको यूज करनी है। फॉर एग्जांपल समझिए कि एआई जो है, इंडिया को अगर मिडिल इनकम से हाई इनकम जाना है, तो इंडिया को अब इन्वेस्ट करना चाहिए एआई में। इंडिया को एआई टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर देना चाहिए यूज करना, और यहां पे एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए, एक एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वहां पे डोमेस्टिक इनोवेशन इन द एआई सेक्टर आपको। तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि आप एआई सोच सकते हैं कि अगर इंडिया को मिडिल इनकम से हाई इनकम में जाना है, सो व्हाट इज द शॉर्ट वे, नॉट अ शॉर्ट वे, लॉन्ग वे ही होगा, बट व्हाट इज द रूट? तो रूट वुड बी कि आप इन्वेस्ट करिए एआई में, आप इन्फ्यूज करिए एआई को, और आप डोमेस्टिकली इनोवेट करिए एआई के लिए। दिस इज हाउ any middle income trap में फंसी हुई कंट्री कैन बिकम अ हाई एंड कंट्री या हाई इनकम कंट्री बन पाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इसको आप रीड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड रीडिंग, आई एम श्योर। अगर आपको फिर भी समझना है तो यू कैन अगेन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, बट आई एम श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। दिस इज द बेसिक ऑफ अ मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो एक स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज है, किंग ऑफ क्ले नडाल टू एंटर स्टेलर करियर। सो वन ऑफ माय फेवरेट टेनिस प्लेयर, ही इज सून गोइंग टू रिटायर आफ्टर द डेविस कप फाइनल। सो राफा या राफेल नडाल, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो अगेन यू हैव टू टेल मी द कंट्री। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो कि ये किस कंट्री के हैं, बट स्टिल लेट मी सी कि आप बता पाते हैं कि राफेल नडाल किस कंट्री को बिलोंग करते थे। और इनको हम क्ले कोर्ट का किंग बोलते हैं, चैंपियन ऑफ क्ले कोर्ट्स बोलते हैं। एंड अगेन आपको एक और आंसर करना है, विच इज कि आपके 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। आई एम श्योर आपको 4 ग्रैंड स्लैम्स पता होंगे। 4 में से एक तो यहीं लिखा हुआ है, फ्रेंच ओपन। सो यू हैव टू मेंशन द अदर 3, एंड उनके सामने व्हाट यू हैव टू डू इज कि फ्रेंच ओपन और बाकी की जो 3 ओपन्स हैं या टूर्नामेंट्स हैं, उनको किस टाइप के कोर्ट्स पे खेला जाता है,
किस कोर्स पे खेला जाता है, यू हैव टू मेंशन। रिमेंबर स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ ही न्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे इस साल आपका T20 आपका वर्ल्ड कप एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, पेरिस ओलंपिक्स पैरालंपिक्स इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड प्लस आपका जो ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एज वेल एज इस साल आपका जो चेस है, चेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इस साल भी चेस आपका इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली हमने आपकी जो इंडिया ने यहाँ पे जो अचीवमेंट करा इस वजह से भी। सो why he was ये तो आपको आंसर करना है, why he was called as clay court king, because ये 22 टाइम्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। सो अगेन एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, इनसे भी ऊपर एक पर्सन है जो 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने, व्हाट इज हिज नेम? 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन, ग्रैंड स्लैम मतलब चारों उन्होंने जो ये मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो जीते हैं, तो 24 ऐसे टूर्नामेंट्स उस पर्टिकुलर पर्सन ने जीते हैं, वो कौन है? और वो बिग 3 का ही पार्ट है, और 22 टाइम्स आपके क्ले कोर्ट किंग राफेल नडाल ने जीते हैं। एंड आज तक के मेंस विमेन मिलाकर सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन टाइटल्स मतलब फाइनल विनर 14 रहे हैं, और फ्रेंच ओपन में सबसे ज्यादा जीत भी आपके यहां पे आपके राफेल नडाल ने ही करी है, 112 मतलब 112 मैचेस उन्होंने फ्रेंच ओपन के जीते हैं, टाइटल्स 14 बार जीता। इट्स नॉट अ स्मॉल डील, बहुत बड़ी बात है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो शायद अपनी लाइफ टाइम में एक कभी ग्रैंड स्लैम जीत पाएंगे, देयर वुड बी वेरी फ्यू जो शायद फाइनल में पहुंच पाएंगे, फाइनल में ही नहीं पहुंच पाते हैं लोग किसी एक ग्रैंड स्लैम के। इन्होंने एक ग्रैंड स्लैम को 14 बार और ऐसे 22 आपके जो बाकी 3 को मिला के 22 टाइम्स बाकी ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सो ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स, जिनको हम गोट भी बोलते हैं। सो आपके 3 बिग 3 जो है, एक तो फेडरर है, एक आपके जोकोविच है, और एक आपके राफेल नडाल को, दे आर नोन एज द 3 ग्रेट्स ऑफ द मॉडर्न एरा ऑफ टेनिस। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इसलिए ये फिर अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। प्लीज ऑल्सो ट्राई टू आंसर 4 ग्रैंड स्लैम्स कौन से हैं, प्लस वो कौन से कोर्ट पे प्ले किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फाइनली आई टोल्ड यू कि इंडियन एक्सप्रेस से भी हमने एक न्यूज ली है। सो इस न्यूज में क्या है, सो अगेन आपके सामने, सो इट इज नाउ ऑब्जर्वेबल टू ऑल कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का आपके अर्थ के ऊपर पे डायरेक्टली क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो यहाँ पे एज ग्रीन पैच स्प्रेड्स इन एंटार्क्टिका हियर व्हाट्स इज वरिंग साइंटिस्ट, तो एंटार्क्टिक पेनिनसुला करके एक है, सो साउथ अमेरिका जहां एंड करता है आपका, साउथ अमेरिका जहां पे एंड करता है आपका, तो आपका जो एंटार्क्टिका है, आई वुड से कि थोड़ा ऐसा, प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग, तो यहां पे ये जो एरिया है दिस इज द पेनिनसुला, ये थोड़ा सा साउथ पोल से थोड़ा सा उस साइड में पड़ जाता है, और ये जो पेनिनसुला रीजन है यहां पे यू वुड सी कि ये ऐसे मॉसेस और लीचन्स, काई और जो आपके जो सबसे इनिशियल प्राइमरी आपकी जो वेजिटेशन होती है उसकी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे 1950 से कंपैरिजन में 5 टाइम्स तक एरिया इन्होंने ज्यादा कवर कर लिया है। सो विच इज अ अलार्मिंग थिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एंड इट हैज बीन रिपोर्टेड कि नॉट जस्ट एज एंटार्क्टिक पेनिनसुला तो और भी ज्यादा स्पीड से वार्म अप हो रहा है, बट आपका जो एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, योर 7th कॉन्टिनेंट, इट इज वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज अ ग्लोबल एवरेज। आपका 14 से 18 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर रहता है, और ये जो है ये डबल स्पीड से आपका राइज कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, आई थॉट उसको मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूं, अदरवाइज इसको तो सिर्फ पढ़ने की न्यूज है, इसको आप एक बार रीड कर लेना इंडियन एक्सप्रेस में इफ यू हैव दिस। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो आईपीसीसी है ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, इट्स नॉट हियर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में ये वर्क आती है आईपीसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है बिकॉज इसका काम है जो भी जितनी भी टोटल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपके पेपर्स पब्लिश होते हैं, साइंस जो आ रही है उसको यहां पे ये असेस करती है। सो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो साइंस है उसको ये असेस करता है आईपीसीसी, और उसकी ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है, और उन रिपोर्ट्स को हम बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट्स, एआर रिपोर्ट्स। और अब तक ये कितनी एआर रिपोर्ट्स पब्लिश कर चुका है, तो ये 6 एआर रिपोर्ट्स पब्लिश कर चुका है, और करंटली हम 7th एआर के फेज में हैं। ठीक है, तो 7th एआर फेज में 2024 7th असेसमेंट साइकिल चल रही है अभी इसकी। 6 असेसमेंट साइकिल ये कर चुका है, और ये क्या करेगा कि ये खुद से कोई साइंस पब्लिश नहीं कर रहा है, बट लेट्स से कई साइंटिस्ट ने वर्ल्ड ओवर कुछ पेपर्स लिखे होंगे, उन्होंने कुछ रिसर्च स्टडीज करी होंगी। ये सारी की सारी जो रिसर्च होती है, जो इनके पास सबमिट करी जाती है, सुमोटो ये रिसर्च लेकर आएगा, उनको ये असेस करेगा, और उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है।
तो पहली इसने असेसमेंट रिपोर्ट बनाई थी 1990 में। सो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज कोई आज का है, क्लाइमेट चेंज को हम स्टडीज कर रहे हैं 80 से 90 से, और पहली असेसमेंट रिपोर्ट इसने 1990 में डिक्लेयर कर दी थी, और जो 6th है आपकी लास्ट ईयर 2023 में ही आई है, और अब हम 2024 ऑनवर्ड्स अब हम 7th असेसमेंट साइकिल, यानी अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी इट इज गोइंग टू बी AR7। सो यू शुड नो कि जो IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर चुका है, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिपोर्ट विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज, और यही इस इंटरगवर्नमेंटल पैनल का काम है। एक और पॉइंट, इट वाज सेट अप इन 1988 बाय WMO एंड UNEP। So these are two organization, you I'm sure आपको फुल फॉर्म पता होगा, but what you have to do is, जैसे सैंपल पेपर 2 में क्वेश्चंस आए हैं आपके, so because आपने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर सैंपल पेपर की वजह से पैटर्न में कुछ चेंज एक्सेट्रा है, अगेन कोई चेंज नहीं है, बट अब आपको क्या करना है, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, UNEP का, WMO का, और आई वुड से कि इनका अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर भी आपको पता हो तो देयर इज नो हार्म। तो आप हेडक्वार्टर और ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट जो है ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, विद दिस we are done with the news headlines for today. I hope this initiative is helpful to you all, and अब आपका एग्जाम पास आ गया है, तो ये जो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग्स है, these are very important for you. Apart from going through this news analysis, you should also read your newspaper daily. At least I would say कि October 30 तक तो प्लीज आप न्यूज़पेपर को रीड करिए, if possible November 10 तक का ट्राई करना, बिकॉज December 1 को एग्जाम है लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से। आई वुड से कि November 10 तक का तो इट वुड बी द सेफेस्ट बेट जो हम न्यूज़पेपर, उसके बाद चाहे आप मत पढ़िएगा 20 दिन के लिए न्यूज़पेपर एनएस भी चाहे आप उसके बाद अवॉइड कर सकते हैं, बट November 10 तक तो माय एडवाइस वुड बी कि न्यूज़पेपर एनालिसिस प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। सो विद दिस आई एम डन विद टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी फीडबैक, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दिस इन माय नेक्स्ट सेशन, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।